तो हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो। हम VIS वैसे लिखेंगे तो जो विजुअल स्टूडियो है वो आ जाएगा। अब जैसे विजुअल स्टूडियो 2013 आ गया प्रीमियम, ठीक है, ठीक है। अब हम जाएंगे फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है काफी जो है वो लैंग्वेजेस हैं। जैसे आप लेफ्ट पैन में आप देखें तो टेम्पलेट्स में विजुअल बेसिक है, देन C# है, विजुअल C++ है, SQL सर्वर है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है। मींस ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो .NET बेस्ड हैं, ठीक है। ये .NET की लैंग्वेजेस हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, .NET लैंग्वेजेस के बारे में हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं। C# का जो है हम किस किस किस्म के एप्लीकेशन बना सकते हैं। अमूमन जो है हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं और विंडोज एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। अब जो है हम सपोज ये करते हैं कि हम एक कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं। कंसोल एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम यहां पे नेम कोई भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे माय एप 1, ये हमने नाम दिया। अब लोकेशन आप कोई भी दे सकते हैं, आप D में, E में, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके प्रोजेक्ट जो है वो E में सेव कर देता हूं। मैं एक फोल्डर बनाता हूं C# प्रोजेक्ट्स, ये मैंने फोल्डर बनाया। अब मैं इसमें आपके प्रोग्राम्स जो है वो रखूंगा। ओके कर दिया। जब फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन ओपन होता है तो थोड़ा देर लगाता है। अच्छा, अब देखिए ये एक सिंपल प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक कोडिंग की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं इस प्रोग्राम का। जो ऊपर वाली 5 लाइंस हैं जिनमें लिखा हुआ है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क्स, दे आर बेसिकली नेम स्पेसेस। ये जो लाइंस हैं इनको नेम स्पेस कहा जाता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होते हैं क्लास। तो नेम स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। यानी कोई भी हम काम करते हैं, डेटाबेस का काम करेंगे तो डेटाबेस के क्लासेस होंगे। अगर हम GUI का काम करेंगे, ग्राफिकल काम करेंगे तो ग्राफिक्स के जो है वो क्लासेस होंगे। मींस कोई भी काम करेंगे तो उसके क्लासेस होंगे, ठीक है। तो क्लासेस कहां पे होंगे? क्लासेस आपके नेम स्पेसेस के अंदर होंगे। इनकी डिटेल में आगे आपको कवर कराऊंगा, नेम स्पेसेस की। अगर अभी जो है हम अगर ये मिटा भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा वो आपको बता रहा हूं। दिस इज द नेम स्पेस। वही जैसे हमने नाम दिया था माय एप 1, वही नेम स्पेस आया। और ऊपर जो प्री डिफाइंड यानी बिल्ट इन जो बने हुए हैं वो नेम स्पेस थे। देन क्लास प्रोग्राम, ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है। जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें एक क्लास बन जाता है प्रोग्राम के नाम से। और एवरी C# मेथड, C# प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स, ठीक है। उसमें मेथड होते हैं। तो अगर आप मतलब बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, अगर नहीं मेथड होंगे तो एटलीस्ट एक मेथड होगा। वो कौन सा होगा? मेन। अब देखें मेन लिखा हुआ होगा इसमें, मेन। वैसे तो बहुत बड़ा डिटेल है इसका, लेकिन हम इसको आगे देखते हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू नोट दैट मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स आपका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत मतलब आगे पीछे मेन के ऊपर भी बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, नीचे भी कोड है और भी क्लासेस है। लेकिन आपने जब सॉफ्टवेयर बनाया वो स्टार्ट कहां से होगा? मेन से, ठीक है। आपके भले पहले उससे पहले कुछ भी हो, बाद में भी कुछ भी हो, लेकिन आपकी स्टार्टिंग पॉइंट इज द मेन। सो एवरी C# प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन। Every C# program must have main. Every C# program is the set of methods, and if there is no method, at least every program must contain main by default. ठीक है।
तो अब देखें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि नेम स्पेस कंटेन्स क्लासेस, क्लासेस कंटेन्स फंक्शनलिटी, क्लासेस कंटेन फंक्शनलिटी। मिसाल के तौर पे डेटाबेस की फंक्शनलिटी, वी रिक्वायर डेटाबेस फंक्शनलिटी, और डेटाबेस फंक्शनलिटी तब हम ऑब्टेन कर सकते हैं व्हेन वी यानी कॉल द क्लास। कॉल द क्लास मींस फंक्शनलिटी आपके क्लासेस में है। तो मैंने तो कोई नेम स्पेस यूज नहीं किया बिल्ट इन, अब मैं कैसे क्या करूं? अब देखें, मैं एक लाइन लिख रहा हूं सिंपल, यानी अब आपने क्या करना है, ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल आगे जैसे हम प्रोग्रामिंग को प्रोसीड करेंगे, वी विल लर्न एवरीथिंग, ठीक है, एवरी पॉइंट। एट दिस जो है टाइम जस्ट हम क्या लिखते हैं, मैं एक लाइन लिखता हूं, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं यहां पे लिखता हूं वेलकम टू सी शार्प, वेलकम टू सी शार्प। In this line there are three words. Number one is system, then console, then write line. Basically system is a namespace, console is a class. किसका क्लास है? सिस्टम नेम स्पेस का क्लास है, ठीक है। ऐसे समझिए कि नेम स्पेस एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर मेथड है, यानी मेथड मतलब फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं स्क्रीन पे कुछ नजर आए, मीन्स देयर शुड बी आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मिसाल के तौर पे क्या आउटपुट होगा? वेलकम टू सी शार्प। अब वेलकम टू सी शार्प दिखाने के लिए यूज मेथड होता है राइट लाइन, मीन्स वी कैन से व्हाट इज राइट लाइन? राइट लाइन इज द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। सो राइट लाइन मेथड हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन कैसे हमने यूज किया? थ्रू द क्लास। हमने क्लास को कॉल किया और वो क्लास सिस्टम के अंदर है, लिहाजा हमें सिस्टम भी कॉल करना पड़ा। अगर मैं इसको मिटा देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं पहले तो इसको रिजल्ट आपको दिखाता हूं। रिजल्ट कैसे आप चलाएंगे इसका? कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 आप प्रेस करेंगे तो देखें, अच्छा नीचे वाली लाइन जो है खुद ब खुद लिखी होगी, ये अपनी तरफ से लिखेगा। बहरहाल रिजल्ट क्या आ रहा है? हमने जो लिखा था वेलकम टू सी शार्प, वो रिजल्ट आया है। अब कह रहा है प्रेस एनी टू कंटिन्यू, मतलब एग्जिट वगैरह करने के लिए की प्रेस कर आप वापस अपने सोर्स कोड में आ जाएंगे। तो हमने देखा कि वेलकम टू सी शार्प हमारा आउटपुट रिजल्ट है, मींस हमारे सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट है वो ये है। अब मैं अगर इसको मिटाता हूं, सपोज आई एम क्लियरिंग रिमूविंग दिस नेम स्पेस, अब मैं इसको चलाता हूं, देखें रेड अंडरलाइन आ गया होगा, ये शो कर रहा है कि एरर है, कंपाइल एरर है, मींस प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है, और जो इसका ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर। कौन सा ट्रांसलेटर है? कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली इसको ट्रांसलेट कर रहा है। जब ट्रांसलेट कर रहा है तो कंसोल इसको नहीं मिल रहा, मींस कंपाइलर डिडंट फाइंड द कंसोल। व्हाट इज द कंसोल? ये फिर क्या करता है? एरर दे देता है, कंसोल अनडिफाइंड है, मतलब ये नहीं जानता मैं। सो जब हम माउस ओवर करेंगे तो लिखिएगा द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। करंट कंटेक्स्ट में ये नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली इट इज द क्लास, और क्लास जब आप यूज करोगे तो इट इज नेसेसरी to import, to include namespace। हमने कुछ नेम स्पेस इंक्लूड नहीं कराया। अच्छा, नेम स्पेस इंक्लूड कराने का एक तो तरीका है कि इंडिविजुअल लाइंस में आप लिखें नेम स्पेस, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखना है सिस्टम डॉट जस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द वे, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीका ये है, यानी कहने का मकसद नेम स्पेस इंडिविजुअल लाइन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? हर लाइन में लिखोगे अब कोड बढ़ता रहेगा। द प्रोग्रामर इज दैट व्हिच राइट्स स्मॉल कोड। ऐसा नहीं है कि वो स्मॉल कोड इतना लिखे कि वो काम ही ना करे, लेकिन स्मॉल कोड लिखे वो काम परफॉर्म करे। मिसाल के तौर पे ये भी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। आपका?
मोहम्मद इरफान खान। अच्छा, मोहम्मद इरफान खान और मोहम्मद अहमद भी दोनों प्रोग्रामर हैं। अब एक टास्क मैंने दिया, इसने 1000 लाइन टाइप कर ली, वही टास्क आपने परफॉर्म किया 500 लाइन्स में। अब जो प्रोग्रामर होगा वो आप होंगे, क्यों? आपने शार्ट कोड लिखा, वही काम हो रहा है, ये भी 1000 लाइन्स के जरिए इसलिए काम किया आपने 500 लाइन। तो प्रोग्रामर इज इट व्हिच राइट्स स्मॉल कोड। ठीक है, सो पहली बात तो नेम स्पेस इंडिविजुअल लाइन्स में नहीं लिखा जाता, तो लिखा कहां जाता है? ऊपर। When you require any functionality, first you have to include namespace. How we can include the namespace? Type using keyword. Using is the keyword. It is a keyword. Keyword क्या होते हैं? बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं जिनकी मखसूस मीनिंग होती है इसमें, और जो है यूजिंग एक कीवर्ड है जिसके जरिए हम जो नेम स्पेस है उनको इंक्लूड कराते हैं। सो मैं यहां पे नेम स्पेस इंक्लूड करना चाह रहा हूं। अब जो भी मैं काम करूंगा, अगर मैं डेटाबेसेस को इस्तेमाल करूंगा, एसक्यूएल को इस्तेमाल करूंगा, तो एसक्यूएल के नेम स्पेस है। और अगर मैं जैसे मैं सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूं, सिस्टम एक नेम स्पेस है, जस्ट सेमीकोलन देंगे। आप नोट करें कि जितनी भी लाइंस हैं ये यूजिंग सिस्टम, इसमें हमने इस लाइन को खत्म करने के लिए टर्मिनेटर इस्तेमाल किया है, और ये सेमीकोलन बेसिकली इज द टर्मिनेटर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल F5 से आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर F5 भी प्रेस करेंगे तो भी एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन रिजल्ट इतना जल्दी दिखा देगा और एग्जिट हो जाएगा, मीन्स आउटपुट शो करके एग्जिट हो जाएगा खुद ब खुद, बिकॉज मेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कर्ली ब्रेस एंड एग्जिट फ्रॉम दिस कर्ली ब्रेस। मेन स्टार्ट कर होगा और एग्जिट हो जाएगा, तो लिहाजा होगा क्या कि आपका मेन जल्दी एग्जिट हो जाएगा। तो F5 से। अच्छा, एक दूसरा मेथड भी यूज करते हैं, ये भी बेसिकली हमारा कंसोल का है, कंसोल डॉट रीड की। रीड की बेसिकली जैसे we have defined write line. The write line is the output function. It display output result. And console.read key is the input function. अब इनपुट कौन देता है? यूजर देता है। जो विजिटर होगा या यूजर होगा, आपके सॉफ्टवेयर का यूजर होगा, वो इनपुट देगा। अब जाहिर सी बात, सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वो वेट करेगा जब तक इनपुट दे। अब इनपुट यूजर के हाथ में, जब दे आउटपुट ये कंप्यूटर खुद दे रहा है, लेकिन इनपुट यूजर के हाथ में। तो एक हमने ट्रिक रखी है कि मैं F5 से इसको चलाना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, वो प्रेस यानी की के वाला जो है वो नहीं चाहिए मुझे लाइन, मुझे सिर्फ टू द पॉइंट आउटपुट चाहिए। अब आ रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मीन्स कर्सर कह रहा है कि कुछ इनपुट करो, जिसे इनपुट करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो ये जो इनपुट हमने की मीन्स एक हमने की प्रेस की, वो की प्रेस जो है वो बेसिकली रीड की का काम है के लेना। मीन्स रीड की इज अ इनपुट फंक्शन, इज एन इनपुट फंक्शन व्हिच टेक्स की प्रेस फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, वो की प्रेस लेता है। अब जो है console.read की आपने देखा कि ये दोनों कंसोल क्लास के मेथड है। राइट लाइन इज द मेथड but it is output method. Read key is the method but it is a input method. तो ये तो हो गया कि जो है इसमें आउटपुट और इनपुट है। ठीक है, एक सिंपल ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब अगर मैं मजीद लाइंस लिखना चाह रहा हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन, सपोज आई एम राइटिंग हियर press any key to continue। अब हमने खुद लिखा, पहले वो खुद विजुअल स्टूडियो लिख रहा था, अब हम खुद लिख रहे हैं। अब हम F5 प्रेस कर देते हैं, तो अब ये हमारी लाइन जो है वो प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट में जो है वो जो है आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, और मोस्टली जो है मैं कोशिश करता हूं कि मैं लिखवाता कम हूं। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप घर जो मैं लेक्चर दे रहा हूं यूट्यूब पे देख के उसको, यानी मेरा ही लेक्चर होता है यूट्यूब पे भी, यही लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उससे देखकर आप पॉइंट्स नोट कर लो।
ठीक है, क्योंकि यही स्क्रीन आपके सामने रन हो रही होगी, मेरा आवाज होगा, हर चीज। तो बेसिकली क्या है, इससे आपका टाइम काफी बच जाता है, हम ज्यादा कवर चीजें कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अलावा जो MS वर्ड फाइल के अंदर आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको MS वर्ड फाइल में दूंगा, ताकि आप प्रिंट भी करा सकते हैं और उसके अलावा आप मजीद जो है उनको मतलब उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये में हम MS वर्ड में कॉपी करते जाते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। नेट तो होगा घर पे, नेट तो होगा बस, ठीक है। फिर तो मेरे घर में तो आप किसी भी टाइम जो है वो आप उसको खोल के देख सकते हैं। जस्ट आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ओके, दिस इज द प्रोग्राम 1। इसमें हमने 3 लाइन्स टाइप की हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन और रीड की। हम कह सकते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में बेसिकली जो मेथड है, कितने मेथड है, 4 मेथड है इस प्रोग्राम में। 4 मेथड है, एक मैन मेथड है, एक राइट लाइन मेथड है, एक रीड की मेथड है। एक अच्छा, राइट लाइन 2 मरतबा है, तो अगर मेथड 3 है, ठीक है, लेकिन राइट लाइन 2 मरतबा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 मेथड है, मैन, राइट लाइन और रीड की। अब थोड़ा मैं आपको रीड की का कंसेप्ट आपको मजीद समझाता हूं। देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि बिफोर डिस्प्लेइंग एनीथिंग कुछ की प्रेसेस यूजर करे, उसके बाद उसको आउटपुट्स मिले। ऐसे सपोज आई वांट डिस्प्ले एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, बट ऑन ईच की प्रेस, जब यूजर की प्रेस करे तो उसको एक एक वर्ड मिले। तो हाउ वी कैन डू दिस, वी कैन यूज कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे हम पहले वो लाइन लिख लेते हैं, राइट लाइन, वेलकम वेलकम टू C#। देन सपोज हम कहते हैं कंसोल डॉट रीड की, सॉरी, पहले हम इसको मैसेज यानी देते हैं यूजर को, ताकि उसको पता चले कि मुझे क्या करना है। हम यूजर को बताते हैं कि यू हैव टू प्रेस अ की, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, देन कंसोल डॉट रीड की। अब जैसे की प्रेस यूजर को मैसेज मिलेंगे कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, देन ही विल प्रेस अ की, देन प्रेस एनी की के बाद सपोज हम चाहते हैं एप्टेक डिस्प्ले हो, कंसोल डॉट राइट लाइन एप्टेक, देन सपोज कंसोल डॉट रीड की, ये यहां पे नहीं होगा, एप्टेक कंप्यूटर कंसोल डॉट रीड, राइट लाइन रीड की, हाँ ठीक है, रीड की, और कंसोल डॉट राइट लाइन क्या हो के कैंपस सपोज, ठीक है। अच्छा, मेरी कोई वर्ड हम लिखेंगे, वेलकम टू C#, रिजल्ट आया वैसे। अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा, मिसाल के तौर पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूं या स्पेस प्रेस कर देता हूं, तो आया और सॉफ्ट। फिर की प्रेस करूंगा IT, फिर की प्रेस करूंगा तो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट हुआ लेकिन सॉल्यूशन नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि नजर तो आया, डिस्प्ले तो हुआ, लेकिन जल्दी में एग्जिट हो गया।
अब हम इसको रोकना चाह रहे हैं, यानी ताकि वो जब एग्जिट ना हो, जब तक यूजर कोई इनपुट ना ले, इनपुट ना करे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट रीड की कर देंगे, सेमीकोलन। अब देखें, अब प्रेस की कर रहे हैं आरसॉफ्ट, फिर आईटी, फिर की प्रेस करें सॉल्यूशंस, अब की प्रेस करें तो एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा पूरा रिजल्ट जो है की प्रेसेस पे आ रहा है। तो ये एक कंसेप्ट था कि कैसे कंसोल एप्लीकेशन बनते हैं। सी शार्प में कंसोल एप्लीकेशन मतलब डॉस बेस्ड होती हैं, एक सीएमडी टेक्स्ट मोड पे काम करती हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज होती हैं कंसोल एप्लीकेशन। ज्यादातर हम विंडोज ऐप में, विंडोज एप्स में, विंडोज स्टोर ऐप में, विंडोज फोन में ये काम करते हैं। तो सी शार्प के आगे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो बेसिकली करेंगे सी शार्प का, वो करेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, यानी यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट द डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूजिंग सी शार्प। बट आगे और भी हैं, जैसे आपका विंडोज स्टोर होता है, विंडोज स्टोर के ऐप बनते हैं, वो एक अलग यानी मॉड्यूल है उसका। फिर आगे अगर देखा जाए तो विंडोज फोन ऐप है, वो भी सी शार्प में बनते हैं। तो जैसे आप एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, तो एंड्रॉयड में आमतौर पर जावा इस्तेमाल होता है। तो एंड्रॉयड के लिए सपोज आपको कोर जावा आपको कवर करना पड़ता है, उसके बाद आपको एंड्रॉयड आप करते हैं। तो एंड्रॉयड भी जो है वो फोन ऐप है, तो यानी एंड्रॉयड जो है, जो एंड्रॉयड फोन हैं उनमें आपका एंड्रॉयड ऐप चलता है, और जो विंडोज फोन है उनमें आपका विंडोज ऐप्स चलते हैं, ठीक है। तो जितने भी यानी जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उनमें विंडोज ऐप चलेंगे। तो इसके लिए लेकिन एक डेवलपर बनने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए आपके पास सी शार्प और प्लस एसक्यूएल आना लाजमी है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। आगे आपके ट्रैक्स हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे क्रिस्टल है, आगे बहुत सारे लेवल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी आप कवर कर सकते हैं। आगे विंडोज फोन, जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज स्टोर ऐप है, विंडोज फोन ऐप है, और इसी तरीके से इस माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर है, क्रिस्टल है, एमएस प्रोजेक्ट है, बहुत सारी यानी जो है वो इसकी माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो फील्ड्स हैं और प्रोग्राम सब्जेक्ट्स हैं। बहरहाल तो ये प्रोग्राम है। देखिए मैंने जो लिखा है, अब देखिए प्रोग्रामिंग में जो होता है, अब मैंने ये से लिखा है, आप सोच रहे होंगे कि ये अगर मैं सपोज आगे पीछे कर दूं लाइन तो फिर चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए यू आर द प्रोग्रामर, ठीक है। सो प्रोग्रामर जो होता है ना, उसकी मर्जी है कि वो लाइंस कैसे भी लिखे, मीन्स तरतीब का कोई इश्यू नहीं है। जैसे आप लोग लिखोगे वैसे उस सीक्वेंस में जो है वो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। मीन्स जैसे भी आप जो भी लाइन डिस्प्ले करना चाहते हैं पहले वो लिखें, मतलब जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो मेथड लिख लें पहले, जो भी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने तो अभी राइट लाइन और रीड की का इस्तेमाल कराया है, दो फंक्शन आप कह सकते हैं हमने अभी पढ़े हैं, जस्ट राइट लाइन एंड रीड की। बाकी तो लिखा हुआ है, बाकी सारा चीज कोड लिखा हुआ है, हमने सिर्फ राइट लाइन और रीड की के बारे में पढ़ा। तो इसमें जो है, अगर मैं इसको पूरे प्रोग्राम का एक एक वर्ड आपको समझाऊं, तो नंबर 1 यूजिंग सिस्टम, मैं ऐसा करता हूं, मैं इस वर्ड में नोट करता जाता हूं ये चीजें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम आ जाएगी स्क्रीन, विंडो डी प्रेस कर दें। यूजिंग कीवर्ड तो used to include name space, नेम स्पेस। अब एक कीवर्ड ये हो गया, दूसरा नेम स्पेस है, और जैसे सिस्टम है, सिस्टम क्या है, बेसिकली इट इज अ नेम स्पेस।
अच्छा, अगर किसी भी नेम स्पेस के अंदर आपने क्लासेस देखने हैं तो सिंपल सिस्टम डॉट करो। अब देखें तो सिस्टम के अंदर मजीद नेम स्पेस है, ये डेटा, डिप्लॉयमेंट, ट्राइंग, डायनामिक, स्क्रीन आ गया ना। तो ये बेसिकली नेम स्पेस है सारे, और भी बहुत सारे नेम स्पेस हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ इंडिविजुअल लाइन्स को देखते हैं। तो इट इज द नेम स्पेस विच कंटेन्स डिफरेंट क्लासेस लाइक कंसोल। कंसोल इज द क्लास। देन जो है नेम स्पेस है कीवर्ड है, यानी फर्स्ट लाइन के अंदर दो कीवर्ड हैं, एक यूजिंग है, दूसरा सिस्टम है। थर्ड लाइन के अंदर सेकंड लाइन के अंदर दो कीवर्ड्स हैं, नेम स्पेस एंड माय ऐप वन। नेम स्पेस ये भी कीवर्ड है सेकंड लाइन में, ये क्या करता है, क्रिएट्स नेम स्पेस। ये हमारे लिए नेम स्पेस क्रिएट कर रहा है माय ऐप वन के नाम से। आगे हम पढ़ेंगे कि हम और भी नेम स्पेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि नेम स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, और नेम स्पेस मोस्टली हम अपने सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा बनाते हैं। एक से काम नहीं चलता, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो जाता है। मे बी it may consist of it spends on hundreds or thousands and lakhs of crores of lines, millions of lines। तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा लाइंस हो सकती हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिकली हम अपने भी नेम स्पेस बनाते हैं। कुछ नेम स्पेस बने हुए होते हैं, कुछ हम अपने भी बनाते हैं। जैसे सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी का सॉल्यूशन बना रहे हो, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन के अंदर आपने मिसाल के तौर पे आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, और मिसाल के तौर पे एडमिन डिपार्टमेंट है। तो आपको मिसाल के तौर पे एडमिन के अंदर जितने क्लासेस होंगे वो एक नेम स्पेस बनाना होगा एडमिन। अकाउंट्स के जो सेक्शन है उसके लिए जो क्लासेस होंगे वो अकाउंट्स के नेम स्पेस पे होंगे। तो नेम स्पेस इज जस्ट लाइक द फोल्डर। विंडोज में आप फोल्डर बनाते हो, फोल्डर क्यों बनाते हो? अब मिसाल के तौर पे आप कोई भी गाने, सॉन्ग्स, मूवीज या आपने फाइल रखते हो, तो फोल्डर से आपको हेल्प मिलती है कि आप आसानी से कोई भी चीज आप सर्च ढूंढ सकते हो। मतलब ऐसे वैसे भी हम अगर कोई भी आप आम लाइफ में अगर हम अपना सामान ऐसे बिखेर रखते, ऐसे ही रख दे, तो हमें वो जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली जो है नेम स्पेस फोल्डर्स की तरह है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक आपने फोल्डर बनाया ऑफिस फाइल, 300-400 ऑफिस फाइल है। फिर सपोज आपने सपोज ट्रेनिंग सी शार्प के बहुत सारे क्लासेस हैं, उनके फाइल बना दिए। सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स में भी आपका सपोज 500-600 की कलेक्शन है आपके पास। अगर आप फोल्डर नहीं बनाओगे, एक ही सपोज ई ड्राइव या डी ड्राइव में रख दो, तो आपको जब जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज की तो आपको पूरा उसको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उस चीज को। मीन सपोज यू वांट योर ऑफिस फाइल, और सपोज 10,000 फाइल पड़े हैं, और उनमें से आपके एक पर्टिकुलर फाइल है ऑफिस का, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा अगर पता होगा फोल्डर है तो हम जाके फोल्डर में ढूंढ लेंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज एडमिन से रिलेटेड क्लास की जरूरत पड़ेगी तो आप जाके एडमिन में जाएंगे, ना कि आप जो हजारों आपके क्लासेस हैं उनमें से उस क्लास को जाके ढूंढेंगे। यानी आपको पूरा नहीं देखना होगा। अगर पूरा देखेंगे तो आपका टाइम जाया होगा। और प्रोग्रामिंग में जो है हम हमेशा ऐसा काम करते हैं कि हम जल्दी में कोई भी जो है एप्लीकेशन बनाएं। ठीक है। तो कहने का मकसद नेम स्पेस हम बने हुए होते हैं, नेम स्पेस हम अपने बनाना सीखेंगे। नेम स्पेस बेसिकली हमारे फोल्डर्स की तरह है। नेम स्पेस में जो है हमारे क्लासेस होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे बिल्ट इन क्लासेस होते हैं जो कि हमारे बिल्ट इन नेम स्पेसेस में हैं। हम अपने क्लासेस भी बनाते हैं जो कि हम अपने नेम स्पेस में रखते हैं, या मतलब नेम स्पेस ना भी बनाए कोई मसला नहीं, मतलब फोल्डर आप ना बनाए कोई मसला थोड़ी है, लेकिन बनाना एक अच्छी बात होती है। एक मतलब जो है आपका पूरा कोड ऑर्गेनाइज होगा। तो स्क्रीन शेयर है। ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज माय ऐप वन। अब देखिए मैंने जब विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम दिया था माय ऐप वन। तो ये लाइन नेम स्पेस बेसिकली माय ऐप वन के नाम से बन रहा है। तो नेम स्पेस वन, माय ऐप वन, नेम ऑफ
नेम स्पेस, इट इज सेम एज योर फाइल नेम या प्रोजेक्ट नेम। जो भी प्रोजेक्ट का नाम दिया है वही उसी नाम से ही ये बन जाएगा। विजुअल स्टूडियो खुद बना देगा इसको। देन देयर इज अ लाइन, करली ब्रेसेस हैं, मतलब करली ब्रेसेस बेसिकली क्रिएट्स द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और ब्लॉक क्रिएट होते हैं। कई ब्लॉक होते हैं प्रोग्राम के, कई ब्लॉक होते हैं, आपके मुख्तलिफ मेथड होते हैं उनके ब्लॉक होते हैं, आपके जो है क्लासेस के ब्लॉक होते हैं। तो ये जो करली ब्रेस स्टार्ट हो रहा है, मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन, ये बता रहा है कि यहां से ये नेम स्पेस स्टार्ट हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द MyApp1। यहां से MyApp1 स्टार्ट हुआ। अच्छा, खत्म कहां पे हुआ? लास्ट जो ब्रैकेट पूरा है, मतलब दिस इज द ओपन करली ब्रेस एंड दिस इज द क्लोजिंग करली ब्रेस। तो ये मैं हाईलाइट कर लेता हूं। यहां से ये आपका जो MyApp1 प्रोजेक्ट है, नेम स्पेस है, वो स्टार्ट है, और लास्ट जो येलो है यहां से खत्म है। तो दीज टू कर्ली ब्रेसेस मेक्स द ब्लॉक ऑफ MyApp1 नेम स्पेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज क्लास प्रोग्राम। ये भी ऑटोमेटिक बना है, हमने नहीं बनाया। वैसे हम अपने भी क्लास बना सकते हैं, लेकिन दिस इज बिल्ट इन, खुद ब खुद, यानी इट इज क्रिएटेड बाय द विजुअल स्टूडियो। इस लाइन के अंदर की दो वर्ड हैं, एक क्लास और दूसरा प्रोग्राम। तो क्लास क्या है? अगेन दिस इज अ कीवर्ड। तो देखिए, मैं जिसको भी लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड। सो क्लास, फर्स्ट द लाइन नंबर, मैं लाइन नंबर नहीं लिख रहा, लेकिन आपको खुद समझना होगा, आपको काउंटिंग करनी होगी कि किस लाइन पे है और सर किस लाइन को समझा रहा है। नाउ आई एम, वी कैन से दैट, वैसे तो लाइन आपको आपकी जो है 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन है, क्योंकि एक एंटर है। एंटर जो या इंटेंट जो लगाए जाते हैं वो भी अच्छी बात होती है। वैसे विजुअल स्टूडियो खुद ब खुद लगा देता है, अगर नहीं भी लगाता तो आप अगर नोटपैड वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको खुद लगाने चाहिए। क्यों? इससे प्रोग्राम आपका रीडेबल होता है। वैसे आपको लाजमी नहीं है कि आप एंटर प्रेस करके आप काम करें, यानी ब्लैंक लाइंस छोड़ना लाजमी नहीं होता, इंडेंट देना लाजमी नहीं होता, लेकिन ये रीडेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्राम को। प्रोग्राम रीडेबल है। ओके, वेल, क्लास इज, जैसे नेम स्पेस is keyword which creates namespace. ऐसे class is the keyword which creates class. यानी इसका मतलब हम जब क्लास बनाएंगे तो क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे ये कीवर्ड कौन सा क्लास बना रहा है? प्रोग्राम जो है वो क्लास बन रहा है, प्रोग्राम नेम ऑफ क्लास। तो दिस इज द नेम ऑफ क्लास। अगेन द नेक्स्ट लाइन इज, जैसे अच्छा क्लास जो होते है उसके भी करली ब्रेसेस हैं जो ये शो कर रहे हैं कि ये क्लास यहां से स्टार्ट है और आगे खत्म हुआ। मैं भी इसको भी हाईलाइट करता हूं। सपोज मैं इसको ग्रे कलर दे देता हूं, मीन्स जिसका येलो हाईलाइटेड जो करली ब्रेसेस हैं, दे क्रिएट्स द ब्लॉक ऑफ नेम स्पेस, एंड द ग्रे करली ब्रेसेस शोज दैट, मीन्स दे, मतलब वी कैन से दैट दे क्रिएट द ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। सो अब नाउ मेन में भी ये करली ब्रेसेस है। सपोज मैं इनको भी कलर दे देता हूं और इनका कलर जो है वो मैं सपोज aqua कर लेता हूं। सो aqua कलर जो हाईलाइटेड है, दे शो दैट दिस इज द ब्लॉक ऑफ मेन, यानी मेन का स्टार्टिंग पॉइंट और मेन का एंडिंग पॉइंट। तो पहला ब्रैकेट है, हम कह सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ मेन, स्टार्ट द मेन, एंड देन जो लास्ट है एंड द मेन को खत्म करता है। तो अब देखिए इस लाइन के अंदर तो बहुत बड़ी डिटेल है, बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, स्टैटिक है, वाइड है, मेन है, स्ट्रिंग है, आर्ग्स है,
बहुत सारी चीजें यानी डिटेल है। सो स्टैटिक static is the keyword which is used to call any method, variable or variable without इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अब ये एक नया पॉइंट है कि बेसिकली क्लासेस जब हम कोई मेथड या कोई वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। मीन्स हमेशा हाउ वी कैन यूज द क्लास मेथड्स और वेरिएबल्स, we can use them by creating the instances. Instances are called objects. ठीक है, मीन्स क्लास के इंस्टेंस होते हैं। तो हम आगे क्लास का कंसेप्ट भी सीखेंगे, ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट सीखेंगे, फील्ड्स का भी कंसेप्ट है। लेकिन एट दिस टाइम जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट स्टैटिक इज द कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड व्हिच इज यूज्ड टू कॉल एनीथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसको स्टैटिक रखो। स्टैटिक मीन्स फिक्स, अनचेंजेबल। ठीक है, तो इसकी डिटेल तो बहुत ये भी है, काफी चीजें होती हैं जो मिसाल के तौर पे इसका जो वैल्यू होता है, मतलब कोई भी मेथड होता है उसके या जो है वेरिएबल होता है, उसके जो वैल्यू होते हैं वो आप जो है वो बेसिकली वैनिश हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसका जब स्कोप खत्म होता है तो वेरिएबल का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो अगर आप स्टैटिक रख देते हो तो उसका वैल्यू जो है आपका कांस्टेंट रहता है और आपका अगेन किसी और मतलब आगे क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। एट दिस टाइम जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट स्टैटिक इज अ कीवर्ड यूज्ड टू कॉल एनीथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर कोई भी चीज आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्टैटिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, देन वॉइड। अच्छा, वॉइड क्या है? वॉइड इज अ कीवर्ड। अब मैं सेम तरीके से इनको लिख लेता हूं कि वॉइड इज अ कीवर्ड which shows main will not return any value। ठीक है, तो अब देखें बेसिकली टाइप होते हैं। void इज द रिटर्न टाइप, इट इज अ रिटर्न टाइप। ठीक है, तो बेसिकली मेन इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट। जस्ट मीन्स ये ऐसा यहां से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। मेन अगर कहीं कॉल होता है तो मोस्टली मेथड जो होते हैं वो वैल्यू कॉल भी करते हैं, मतलब आर्गुमेंट भी लेते हैं और प्लस जो है वो मेथड वैल्यू रिटर्न भी करते हैं। जिनमें कॉल किया जाता है वहां पे उनको वैल्यू दिया जाता है, वैल्यू देते हैं वो। तो दो चीजें हैं कि मेथड के अंदर वैल्यू पास भी हो सकता है और वो वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मेन रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये void शो कर रहा है कि मेन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। void नो रिटर्न। void का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न। void मींस नो रिटर्न। ठीक है, तो ये नो रिटर्न मतलब वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। सो द नेक्स्ट इज मेन। मैंने खाली लिखा है, जस्ट हम इसको डिफाइन करें। मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट कहें, एंट्री पॉइंट कहें, जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। एवरी C# program start execution from this method। अब ये स्ट्रिंग आर्स क्या है? स्ट्रिंग आर्स
it is a string array. अभी एरे भी एक नया पॉइंट है, तो फर्स्ट दिन जो होता है ना उसमें काफी वर्ड्स न्यू आते हैं, ठीक है, लेकिन वो आस्ते आस्ते आपको कवर होंगे। स्ट्रिंग एरे क्या होता है, इंटीजर एरे भी होते हैं, स्ट्रिंग एरे होते हैं, ऑब्जेक्ट के एरे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एरे होते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रिंग आर, बेसिकली इट इज अ एरे, इट इज एन एरे, इट इज एन एरे। तो मतलब शो कर रहा है कि मेन कैन टेक द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम आगे सीखेंगे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मेन में क्या होते हैं, ठीक है। आमतौर पे कभी कभी हम एप्लीकेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस्टम की वो दे देते हैं, वो बेसिकली हम जो है वो मेन में जो है वो स्ट्रिंग के तौर पे, एरे के तौर पे हम देते हैं। स्ट्रिंग एरे मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे दिस इज वेलकम टू आवर सॉफ्ट, अब ये बेसिकली एक सेंटेंस है, ये एरे है, ठीक है। तो मेन कैन टेक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, मैन कैन टेक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसका मतलब ये है। देन द नेक्स्ट इज, अच्छा दूसरा देखिए, मेन में करनी स्मॉल ब्रेसेस हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। हमेशा जो मेथड होता है, मेथड की पहचान ही होती है कि मेथड होगा तो उसके सामने, उसके आगे मींस एवरी मेथड इज फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली पैरेंथेसिस हैं। अगर मतलब कोई भी वर्ड आप देखो, उसमें आप देखो करली स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए, आप समझोगे मेथड है। अगर वो नहीं है तो कुछ और होगा, हो सकता है वो इवेंट हो, मतलब इवेंट भी बेसिकली मेथड है, हाँ, हो सकता है वो प्रॉपर्टी हो सकता है वो वेरिएबल हो, मतलब वो it may be another thing but it will be not any method। तो जो है, अब नेक्स्ट लाइन को अगर देखें तो कंसोल है, इट इज क्लास, सिंपल हम लिख देते हैं कि ये भी क्लास है, which contains methods like write line, comma read key, comma read, comma read line and so on। काफी इसमें मेथड होते हैं वो। हमने जैसे देखा कि राइट लाइन एक मेथड है, it is an output method which produces output result on screen, कंसोल स्क्रीन। कंसोल बेसिकली जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है इसको कंसोल कहा जाता है, ये कंसोल है। और इस पे जो आउटपुट के और इनपुट के मेथड होते हैं वो कंसोल में होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है इस हमारे प्रोग्राम की, कि ये चीजें हैं हमारे इस हमारे पहले प्रोग्राम में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको प्रोग्राम 2 कराया, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सेम है, लेकिन हमने बार बार राइट लाइन रीड की को यूज किया है। अब एक छोटा सा मैं आपको इनपुट का प्रोग्राम कराता हूं, जिसमें या मैं ये आपको बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म हो। सेम लाइंस हैं, कोई नई चीज नहीं है, मतलब सेम है। जो है प्रोग्राम नंबर 3, इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये चीजें हटाते हैं और यहां पे हम चाहते हैं कि जब हम इसको चलाएं तो आउटपुट शुड बी द कैलकुलेशन रिजल्ट्स, एडिशन
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। तो एक तरीका कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको यूं करें, सपोज हम डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, वैसे तो हम यूं करें, सपोज 10 + 5। हम आगे सीखेंगे कि वेरिएबल होते हैं और नंबर होते हैं। नंबर और वेरिएबल को कोटेशन मार्क में इनक्लोज नहीं किया जाता। तो ये 10 + 5 को जब चलाएंगे तो बेसिकली 15 रिजल्ट आएगा इसका, 15। सपोज नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं, वैसे इसी लाइन में हम सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रीडेबल बनाने के लिए हम इसको अलग अलग लाइंस पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हम 15 - 5, इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन 2 × 3, कंसोल डॉट राइट लाइन 13/2। हमें जब इसको चलाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करें तो ये देखिए 15 10 6 6। अब ये हमें पता नहीं कि ये जो है क्या है, मतलब रिजल्ट्स जो आ रही हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है कि ये एडिशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, और सपोज मॉड्यूलस कौन सा है। मॉड्यूलस भी हम लिख देते हैं, मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज, मतलब जो डिवीजन के बाद आपका रिमाइंडर बचता है उसको मॉड्यूलस कहा जाता है। ये 13/3। तो हम देखना चाहते हैं कि जब 3 से या 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे डिवीजन की जगह। तो ये क्या करेगा, 13 विल बी डिवाइडेड बाय द 2, देन रिमाइंडर जो भी होगा वो ये लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इनको लिखें कि ये 10 + 5 का रिजल्ट है, ये 15 - 5 का रिजल्ट है, तो आप क्या करें, कोटेशन मार्क्स के अंदर आप यूं लिख के देखें। देखिए सपोज मैं लिखता हूं 10 + 5 और मैं लिखता हूं 15 - 5। ठीक है, अब क्या करना होगा, आपने क्या करना होगा, आपने ये ऐसे ब्रैकेट देने होंगे, क्योंकि जब आपका स्ट्रिंग और नंबर दोनों मिक्स करते हैं तो हम इनको नंबर्स को ब्रैकेट देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जैसे आपने मैथमेटिक में 3rd और 4th में जमायत में आपने पढ़ा होगा कि जो चीज ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में लिखी जाती है, मैथमेटिकल के हिसाब से, एक्सप्रेशंस के लिहाज से उनकी जो प्रायोरिटी होती है, उनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो हाई होती है। मतलब पहले वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा जो छोटे ब्रैकेट में है। ठीक है, आपने छोटे ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस, फिर स्क्वायर, जो बड़े ब्रैकेट है यानी स्क्वायर ब्रैकेट, वो पढ़े होंगे। तो मतलब हम जब सपोज कोई भी एक लाइन है जिसमें हमने लिखा 2 + 5 / 3, अब इसमें क्या होगा, पहले डिवीजन वाला ऑपरेशन होगा, फिर एडिशन वाला ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पहले प्लस वाला अमल करना है, तो आप क्या करोगे, उसको ब्रैकेट में रख देते हो। ठीक है, तो यहां पे भी हमने यही कहा है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि जब हम 10 + 5 ये स्ट्रिंग है, तो वो जो आगे लाइन, मतलब जो एक्सप्रेशन है, नंबर है, उनको भी स्ट्रिंग समझा जाएगा। तो हम इससे ज्यादा चाह रहे हैं कि नहीं, हमें हमारे ये जो है पहले कैलकुलेशन हो और उनके साथ जो भी स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले हो। टू मल्टीप्लाई 3, हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास हम कॉमा देते हैं, लेकिन कॉमा का फिर तरीका अलग होता है। ठीक है, लेकिन प्लस क्या होता है, कॉन्केट। यहां पे प्लस का मतलब ये नहीं है कि एडिशन, प्लस यहां पे प्लस कॉन्केट का काम कर रहा है, मतलब मिलाना। हाँ, मतलब इसके साथ ये प्रिंट हो। ठीक है, तो यहां पे जब भी आप स्ट्रिंग्स और नंबर्स को, या हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ वैल्यूज को आपस में आप कॉन्केटिनेशन कराना चाहते हैं, तो कॉन्केटिनेशन के लिए जो है, कॉन्केटिनेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, प्लस को। ठीक है, कामा फिर अलग तरीका होता है, फिर उसके लिए प्लेस होल्डर का वे होता है।
काम तो सेम होगा, प्लस से करें या कॉमा से करें। ज्यादा प्रोग्रामर कॉमा वाला तरीका प्रेफर करते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको प्लस को देखते हैं। ब्रैकेट में हम लिखते हैं 13 डिवाइड बाय 3 और देन 13 और मॉड्यूलस 2। तो पहले ही हम रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा इसका। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट था कमेंट का। ठीक है, तो ये जो है 13%2। मैं ये कह रहा था कि जब आप काम करते हो तो बहुत ज्यादा लाइन्स हो जाती हैं, या कई जो है प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट पे एक पूरी टीम काम कर रही होती है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करोगे, छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर उसमें जो 1-2-4 बंदे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो सपोज आप देखिए सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। सॉफ्टवेयर आप जहाज में भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ठीक है, एयर टिकटिंग सिस्टम आप देखो वहां पे भी आपका सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है, आपका बहुत सारे, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो सॉफ्टवेयर जहाज में चल रहा है, मतलब सपोज हम JF-17 की बात करें, JF-17 जो है एयरक्राफ्ट है, उसमें अगर जो एक पाकिस्तान प्रोडक्ट है उसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, उसकी रिलायबिलिटी भी हाई होती है। रिलायबिलिटी मींस इट शुड बी हाई रिलायबल, बिकॉज अगर वो सॉफ्टवेयर की गलती करे, आप छोटी भी गलती हो जाए तो जहाज क्रैश हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से ऐसे बहुत इश्यूज होते हैं। पर कहने का मकसद कि उन ऐसे प्रोजेक्ट पे टीम काम कर रही होती है। टीम मतलब एक प्रोजेक्ट लीडर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट जो हमारे मिसाल के तौर पे ऑपरेशन वाली टीम होती है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होते हैं। एक मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर पे पूरी टीम काम करती है, ठीक है। तो जाहिर बात है, एक तो मल्टीपल लोग जब काम करते हैं तो उनको समझाने के लिए आप प्रोग्राम के अंदर कमेंट देते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए। मींस कमेंट्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कोड, डॉक्यूमेंटिंग द कोड, उसकी एक्सप्लेन करने के लिए आप कमेंट दे सकते हो। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कमेंट्स आर नॉट बाय द फॉर द प्रोग्राम, सोर्स कोड से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। कमेंट्स आर जस्ट फॉर प्रोग्रामर्स, दे हेल्प प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द कोड। सब दूसरा एग्जांपल, सपोज आपने एक कोड बना दिया, आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, 6 महीने के बाद आपने उसको देखा कि भैया मुझे थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है उसमें। जब आप देखोगे तो अगर आप कमेंट नहीं लगाओगे तो काफी चीजें आप देखोगे आप भूल चुके होंगे आप। तो अगर आप उसको कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, तो कमेंट की वजह से आपका वो रीडेबल हो जाएगा, मतलब आप उसको पढ़ पाएंगे और आपको समझ पाएंगे। इट विल बी easy for you to understand the code. So comment, there are two types of comments in C#. ये भी मैं आपको यहां पे लिख लेता हूं। स्टूडेंट्स 1 2 3, स्टूडेंट्स का कोड जो है ना 1 2 3 है। इसमें खोला, सिस्टम कॉल कर लिया, स्क्रीन शेयर की हुई है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। कमेंट्स इन C#, क्यों यूज होते हैं? अब यूज टू एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कोड। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। कमेंट्स आर या कमेंट्स हेल्प्स programmers to understand the code and ठीक है, प्रोग्रामर मीन्स ऐसे समझिए कि कमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ सोर्स कोड, कमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो there are how we can use comments in C#. There are two ways, types of comments in C#. What are the ways? Number one way is
सिंगल लाइन कमेंट्स, नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब कैसे, डबल स्लैश से आप यहां पे जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिखें उनको एक्सप्लेन करने के लिए। मल्टी लाइन कमेंट मतलब स्लैश स्टार से दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, आप जितनी भी लाइन देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सपोज दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3, दिस इज मत सो ऑन, ठीक है। तो आपके मल्टीपल लाइंस अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट शुड बी स्पेन्स ऑन मल्टीपल लाइंस, देन देयर इज वे मल्टी लाइन कमेंट्स। इफ यू वांट योर जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ कमेंट, देन यू यूज डबल स्लैश फॉर कमेंट। सो यहां पे सपोज हम दोनों ही इस्तेमाल करते हैं तरीके, जैसे यहां पे हम मल्टी लाइन कमेंट देते हैं, ए सिंपल प्रोग्राम in C# which display the basic calculation। जब आप खत्म करना चाहते हैं स्टार देकर स्लैश दे दे, तो आपके कमेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पे this is या main is the entry point of program या starting point है प्रोग्राम का, तो this is a single line comment। right line is the output function, output function या method। इसी तरीके से नीचे मैंने राइट लाइन लिखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस लाइन में मैं इसकी कमेंट में इसका रिजल्ट लिखूं कि रिजल्ट क्या आएगा। 10 + 5 विल बी 15, 15 15 - 5 will be 10 and this will be 6। नहीं, शो नहीं होगा, कमेंट शो नहीं होते। 4 1, ठीक है। ये इनके रिजल्ट्स हैं। हमने उनको कोड को समझने के लिए उनके जो आउटपुट रिजल्ट हैं जो आएंगे वो भी हमने इसमें कमेंट्स में लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए 10 + 5 15, लेकिन यहां पे एक और भी चीज करते हैं कि यहां पे इक्वल साइन दे देते हैं ताकि ये थोड़ा शेप अलग अलग हो जाए, मतलब जो कैलकुलेशंस हैं वो अलग हो जाए और जो कांस्टेंट स्ट्रिंग है वो अलग हो जाए। तो देखिए कोटेशन मार्क के अंदर कांस्टेंट स्ट्रिंग है, मतलब आप कोई भी चीज आप इसमें लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये नंबर अपना जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कांस्टेंट हमारे स्ट्रिंग है, मतलब अपने जो वर्ड्स देने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं या व्हाटएवर, हमें कोई भी चीज हमें डिस्प्ले करनी है जो हम चाहते हैं एज इट डिस्प्ले हो, तो उनको आप कोटेशन मार्क में दें। इवन अगर आप 10 + 5 देखिए आप कोटेशन में आपने लिखा तो ये मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और 10 + 5 जो आपका बाहर है, इट मींस स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन द कोटेशन। डबल कोटेशन में स्ट्रिंग इनक्लोज होते हैं, जबकि जो नंबर होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते। कोटेशन मार्क में नंबर्स को बंद नहीं किया जाता। और एक मैं ये कह रहा था जो कोटेशन पे आपने लिखे हैं वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे और जो बाहर लिखे हैं वो बैठे अप्लाई करेंगे। देखें ये जो है ये स्ट्रिंग है, 10 + 5 कोटेशन में इट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिस्प्ले एज इट इज, जैसे आपने उसको लिखा है वैसे डिस्प्ले होगा। तो 10 + 5 ये स्ट्रिंग है और एज इट इज जाके वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। यहां पे अपना नाम लिख दो, वो नाम आपका डिस्प्ले हो जाएगा। कोई भी चीज आप यहां पे लिखोगे वो एज इट इज जाके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। जबकि आपका जो नंबर है ये बेसिकली ऐड होंगे,
10 प्लस 5 8 होगा और 15 रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 15 रिजल्ट होगा वो किसका होगा? 10 प्लस 5 का, जो ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हमने 10 प्लस 5 लिखा, उसका रिजल्ट होगा 15। जो प्लस के बाद 15 माइनस 5 है, प्लस के बाद यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं, तो इसका रिजल्ट 10 होगा। इसका हाईलाइट कर रहा हूं, इसका 6 रिजल्ट होगा, इसका 4 रिजल्ट होगा और इसका 1 रिजल्ट होगा। बिकॉज आप 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैन नॉट डिवाइड 13 कंप्लीटली, मीन 13 जो है वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाता 2 से। सो जब कोई नंबर डिवाइड पूरा नहीं होता तो वो हमेशा रिमाइंडर उसका बचता है। रिमाइंडर को बाकी वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखें 1 प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखें, अगर आप इसको चेक करें तो जो हमने कमेंट में लिखे हैं वही रिजल्ट आए हैं, ठीक है। 15 10 6 4 1 सेम जो है यहां पे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए। तो जो है ये एक स्मॉल प्रोग्राम था जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है। और इसमें जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले। दिस इज आवर प्रोग्राम नंबर 3। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा तरीका है वो क्या है? अब देखें, दूसरा तरीका यह है कि सेम रिजल्ट ऐसे आ सकता है जैसे कामा के जरिए, लेकिन जब कामा का कंसेप्ट है तो वो अलग होता है। उसमें क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पर लिखना चाह रहे हैं 10 प्लस 5 इज इक्वल, और वो करली ब्रेसेस देकर, ये दिस इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। आपने जितने वैल्यू प्रिंट कराने हैं उतने आप प्लेस होल्डर देते हो। मिसाल के तौर पे हम इनको ब्रैकेट देते ही नहीं है। ब्रैकेट में हम क्या दे रहे हैं? हम यहां पे यूं करना चाहते हैं कि पहले 10 आए, 5 आए, फिर 10 प्लस 5 आए, यानी फर्स्ट 10 प्रिंट हो, बाद में 5 प्रिंट हो, बाद में 10 प्लस 5 प्रिंट हो। अब इनको प्रिंट कराने के लिए, जैसे ये इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, मतलब ये पहला नंबर है, तो इसका जो पोजीशन नंबर होगा 0, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जो आपके जो नंबर्स होंगे या आपके जो भी मतलब कॉमा के बाद जो आउटपुट्स हैं, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 0। द फर्स्ट नंबर और फर्स्ट वेरिएबल, यानी इसका जो वैल्यू है, या हम कहें इंडेक्स से पोजीशन नंबर है, इट इज 0 5 1 एंड 10 प्लस 5, जाएगा 10 प्लस 5 दो वैल्यू नहीं है, 10 प्लस 5 मिलके 8 होके 8 ही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं हम 3 वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं। पहला वैल्यू 0 है, सेकंड वैल्यू 1 है और थर्ड वैल्यू 2 है। तो इनको देखिए मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूं। फर्स्ट 0 यानी 10, सपोज प्लस का साइन आ जाए तो ये देखिए स्पेशल, ये जो साइंस हैं प्लेस होल्डर, ये खुद डिस्प्ले नहीं होते, ये खुद डिस्प्ले नहीं होते। ये पॉइंट है कि ये खुद डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन ये इनके अंदर जो नंबर होगा उस नंबर पे जो भी वैल्यू होंगे वो प्रिंट करेगा। तो 0 प्रिंट्स 10, 1 प्रिंट्स 5 एंड इक्वल साइन देते हैं और देन 10 प्लस 5 प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10 प्लस 5 जो है वो प्रिंट होगा। हम इसको चलाते हैं। अब देखें 10 प्लस 5 इज इक्वल 15 आ रहे नहीं?
ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। इस तरीके से आप सेम अब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट। यहां पे हम ये साइंस चेंज करते हैं, प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंट। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो अगर 10 को डिवाइड करेगा, क्योंकि सेम वैल्यू है तो 0 रिमाइंडर बचेगा, तो हमने वैल्यू सेम रखे हैं सब में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आज हम इसको लेक्चर को यहां पे रेप अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सीखेंगे, ताकि आपको ये प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको जो है वो आगे समझ में आए। तो कहने का मकसद कि सिंपल है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो उनका मखसूस काम होता है। एक तो आपका स्ट्रिंग है कोटेशन मार्क के अंदर, जो एज इट इज डिस्प्ले होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन उनका जो काम होता है वो करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेस होल्डर है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा। प्लेस होल्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन उसका काम क्या है कि उसके पोजीशन पे जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मैं ये कॉपी करता हूं। अच्छा, आपको ये मैं गूगल ड्राइव में दे देता हूं, शेयर कर देता हूं मैं आपसे, या यूएसबी में लेंगे? ठीक है, गूगल अकाउंट है, गूगल का नहीं, गूगल का अकाउंट है ना, तो बस फिर अब जीमेल का है ना, बस सही। ठीक है, तो मैं जो ये पूरा फोल्डर है ये आपसे शेयर कर लेता हूं। तो मतलब आपको डेली ईमेल नहीं होगा, आपका जो भी लेक्चर होगा मैं उसमें फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। तो आपको आप जस्ट शेयर विथ मी में जाएंगे गूगल ड्राइव में, या फिर आप ईमेल खोलेंगे तो आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आज तो आपका ईमेल आएगा, आप मुझे सिर्फ ईमेल बता दें अपना, ईमेल बताएं। AGRAZAAK @AG रज़ाक, सही लिखा है मैंने? जी सर, बिल्कुल सही। हाँ जी, आप irfan.khan.ibrahim @gmail.com। ठीक है, अच्छा अच्छा, देखें ये जो है मेरी एक वेबसाइट है। वैसे मेरा चैनल है यूट्यूब पे, इस पे मैं अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर आपका। arsoft.pk। ठीक है, ये अभी चैनल का मैंने नाम नहीं दिया। इसको सेव एज करते हैं। अगर मैं सिर्फ MS वर्ड का फाइल ही दे दूं तो सही है। MS वर्ड, देखिए MS वर्ड के फाइल के अंदर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको
नेक्स्ट क्लास अब कर लेंगे हम। मैडम ने कहा था कंटिन्यूअस होगी क्लास 3 दिन। 3 दिन कंटिन्यूस होगी। यदि आज और कल होगी तो फिर नेक्स्ट वीक ठीक है, बताइए। हाँ, पौने 10 से हो जाएगी क्लास शुरू, पौने 10 से हो जाएगा, हमारा भी थोड़ा टाइम मैनेज हो जाएगा। पौने 10 आप करो कर लेंगे। अच्छा, चलो कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया है, वो आपको मैं ईमेल कर दूंगा, C#&SQL। ठीक है, इस ईमेल पे आपको वही ईमेल होगा, आप डेली आपको उस ईमेल को खोलेंगे, आपके लेसन उस पे होंगे। ठीक है, और ठीक है, मैं डेट वाइज रखूंगा। ठीक है, आज डेट है 3rd मेरे ख्याल में ना, 3rd 2nd 1 2018। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, आप नोट कर लें। ठीक है, arsof.pk। ठीक है, यहां पे आप YouTube पे चले जाएंगे, YouTube। ठीक है, अब यहां YouTube पे बेसिकली आपका प्ले लिस्ट होगा, जैसे मेरे दूसरे भी प्ले लिस्ट है, ये देखें प्ले लिस्ट है, वेब डेवलपमेंट का है, वेब डिजाइनिंग कोर्स है, बेसिक एक्सेल है, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एडवांस एक्सेल है। तो यहां पे मैं प्ले लिस्ट बना लूंगा C# का, तो आप C# में जाके अपने लेक्चर आप देख सकते हैं। आपने ये फ्री में एक्सेस रखते हैं? हाँ, अच्छा, कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी एक्सेस कर सकता है।